देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अब तक भारत में 18,970 मरीज हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं और 601 मरीजों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। बात करते हैं दिल्ली की। सबसे पहले दिल्ली में 2081 मरीज हैं कोरोना के, 47 की मौत हुई है कोरोना की वजह से। दिल्ली के बाद बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 4,666 मरीज हैं कोरोना से संक्रमित और 232 मरीजों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। महाराष्ट्र के बाद एक और प्रदेश जो ज़्यादा प्रभावित है उत्तर प्रदेश। 1,294 मरीज हैं कोरोना संक्रमित जो हैं और 18 की मौत हुई है कोरोना से। इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश की। यहाँ पर भी कोरोना ने कहर दिखाया है। 1,485 मरीज हैं कोरोना के यहाँ पर और 76 की मौत हुई है। और इसके बाद बात करते हैं राजस्थान की। एक प्रदेश है जिसमें कई शहर बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। 1,669 मरीज हैं और 25 की मौत हुई है राजस्थान में कोरोना से संक्रमित होने के बाद। अब आपको ये भी दिखाते हैं कि देश के बड़े शहरों में कोरोना का हाल क्या है, वहाँ से अपडेट हमें क्या मिल रहा है। प्रदेशों के बाद बात करते हैं शहरों की। मुंबई की सबसे पहले बात, 3,090 मरीज हैं जो मुंबई में ही हैं और 139 मरीजों की मौत हुई है मुंबई में। भोपाल में 254 मरीज हैं, 7 की मौत हुई है। इसके बाद बात करते हैं जयपुर की। 619 मरीज हैं, 14 की मौत हुई है। लखनऊ में 169 मरीज हैं, 1 की मौत हुई है। और आगरा की बात करें तो 295 मरीज हैं, 6 की मौत हुई है। नोएडा में 100 मरीज हैं, किसी की भी मौत नहीं हुई है नोएडा में, अच्छी खबर। कानपुर में 75 मरीज हैं और कानपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर 75 मरीज हैं जिनमें से 2 की मौत हुई है कोरोना से संक्रमित होने के बाद। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को विदेशी जमातियों को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सहारनपुर में 54 विदेशी जमातियों को जेल भेजा गया है। वहीं रायबरेली में भी 31 जमाती कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उत्तर प्रदेश में फरार जमातियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में यूपी के प्रयागराज में 16 विदेशी नागरिकों समेत 19 जमातियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए जमातियों में 7 इंडोनेशिया के और 9 थाईलैंड के जमाती हैं जो प्रयागराज में छिपे हुए थे। दिल्ली की तबलीगी जमात में शामिल हुए इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को भी गिरफ्तार किया गया है। राजनीति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद पर आरोप है कि उन्होंने एक और तो खुद के जमात में शामिल होने की बात प्रशासन से छिपाई थी और साथ ही साथ विदेशी जमातियों को शरण देने और छिपने में मदद करने का भी आरोप है। आपको बता दें कि प्रयागराज में जमातियों के साथ इनके 12 मददगारों को भी गिरफ्तार किया गया है। प्रयागराज के 3 थाना क्षेत्रों से कुल 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। करेली, शाहगंज और शिवकुटी इलाके से गिरफ्तार किए गए सभी लोग शहर की 2 मस्जिदों में छिपकर रह रहे थे। इनमें से एक इंडोनेशिया जमाती की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। साफ है प्रशासन की नजर जमात से जुड़े सभी लोगों पर है और जमातियों के साथ साथ उनके बारे में जानकारी छिपाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज के अलावा यूपी के सहारनपुर में भी 54 विदेशी जमातियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। इन सभी को विशेष कारागार में बनाई गई अस्थायी जेल में रखा गया है। सहारनपुर में जेल भेजे गए ज्यादातर जमाती इंडोनेशिया और सूडान के हैं। हालांकि सहारनपुर में जो विदेशी जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे उन सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जमातियों के खिलाफ अस्थायी जेल में रखकर उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी, क्योंकि यूपी का जो आंकड़ा बड़ा है उसके पीछे जमातियों की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि लगभग 50 से लेकर 60% ऐसे मामले हैं जो जमातियों के संपर्क में आने के चलते सामने आए हैं। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर आज लॉकडाउन की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। हजारों की संख्या में लोग वाहन लेकर पहुंच गए। उसके बाद क्या हुआ, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर लॉकडाउन के बीच गाड़ियों की लंबी कतार बता रही है कि यहां लॉकडाउन को ताक पर रखकर लोग बिना किसी खौफ के सड़कों पर उतर गए। लोगों का हुजूम ऐसे उमड़ा कि 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। 3 मई को लॉकडाउन की तारीख आगे बढ़ने के बाद डीएम के आदेश से गाजियाबाद सीमा सील कर दी गई थी, लेकिन 20 अप्रैल को दी गई छूट के बाद हालात बिगड़ गए और आज जो तस्वीर सामने आई है वो आपके सामने है। गाजियाबाद में कोरोना के केस बढ़ने के बाद दिल्ली गाजियाबाद के बीच आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। हम इस वक्त गाजीपुर में हैं। गाजीपुर जो कि दिल्ली और गाजियाबाद के बीच का बॉर्डर है। आप देख रहे होंगे यहाँ से जाने वाली रोड पर जो बॉर्डर के पास है यहाँ पर पूरी ये जाम लगा हुआ है, पूरा ट्रैफिक जाम हो गया है। दरअसल सीमा को सील करते समय ये निर्देश भी दिया गया था कि 20 अप्रैल के बाद यहाँ से जरूरी सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों को आने जाने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन इस छूट का लोग इस तरह से फायदा उठाएंगे किसी का अंदाजा नहीं था। सीमा पार करने वाली गाड़ियों की जब पुलिस ने चेकिंग शुरू की तो धीरे धीरे गाड़ियों का लश्कर जमा हो गया और देखते देखते लंबा जाम लग गया।
जरूरी सेवाओं से संबंधित लोगों को ही अब आने जाने पर अब सिर्फ वही आ जा सकेंगे, बाकी लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध है। इसके लिए यहाँ पर पास की चेकिंग हो रही है। दरअसल प्रशासन की तरफ से यह आदेश दे दिया गया था कि जो लोग भी गाजियाबाद और दिल्ली के बीच जा रहे हैं उनके पास की ठीक से जांच हो, उसके बाद ही उन्हें गाजियाबाद में जाने दिया जाए। बॉर्डर में लगे जाम के बाद जिला अधिकारी अजय शंकर पांडे ने दिल्ली गाजियाबाद के बीच आवागमन पर रोक लगा दी है और कई तरह के गाइडलाइन दिए गए। मीडिया कर्मियों को गाजियाबाद जिला सूचना कार्यालय में अधिकृत पत्र जमा कराने का निर्देश दिया गया है ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। लॉकडाउन में लोगों को राहत देने के लिए दिल्ली की आजादपुर मंडी को 24 घंटे खोलने का ऐलान किया गया, लेकिन यहां सोशल डिस्टेंसिंग की कैसे उड़ी धज्जियां, आप भी देखिए। लॉकडाउन के दूसरे फेज में 20 अप्रैल से जरूरी सामान के लिए मिली छूट के तहत दिल्ली की आजादपुर मंडी को भी 24 घंटे तक खोलने का फैसला लिया गया। इसी फैसले के साथ आजादपुर मंडी में खरीद और बिक्री का सिलसिला भी शुरू हो गया, लेकिन इस छूट के बीच लॉकडाउन से जुड़े आदेश की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ हजारों की संख्या में ग्राहक और व्यापारी जमा हुए, जहां सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। आजादपुर मंडी आज खुली है और लोगों को व्यवस्थित तरीके से अंदर जाने के लिए स्थानीय पुलिस के साथ साथ सिविल डिफेंस के लोगों को भी लगाया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तमाम लोग जो अंदर जाना चाहते हैं वो अंदर जाएं। लेकिन इस बीच अगर आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात कही जा रही थी, अब जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो यहाँ पर जो भीड़ लगी हुई थी उस भीड़ को यहाँ से हटाया गया है। आजादपुर मंडी सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुली रहेगी। इस बीच लोग सब्जी और फल की खरीदारी कर सकेंगे। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बाजार में ट्रकों की आवाजाही की अनुमति दी गई है। मंडी में हर 4 घंटे में 1000 लोगों के प्रवेश की अनुमति दी गई थी, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि इन शर्तों पर लोगों ने गौर ही नहीं किया और एक साथ लोगों का हुजूम मंडी में उमड़ पड़ा। काफी दिनों बाद मंडी खुली है और ऐसे में जैसे ही लोगों को जानकारियां मिली, भारी संख्या में जो थोक विक्रेता हैं, खरीदार हैं, वो यहाँ पर पहुँचने लगे। सुबह से ही लगातार यहाँ पर लाइनें लगनी शुरू हुई, लेकिन अब यहाँ पर ये समझाने की लोगों को जरूर कोशिश की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और वही सबसे बड़ा हथियार है इस महामारी से कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए। नहीं तो अगर लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं तो सरकार की सभी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। कोरोना की वैक्सीन के बारे में तो अभी कुछ पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी ने कोरोना के मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण पैदा की है। दिल्ली में एक मरीज को नया जीवन मिला है तो यूपी में भी इसकी शुरुआत के निर्देश दे दिए गए हैं। कोरोना के खिलाफ मारक हथियार की तलाश में एक और कामयाबी मिलती नजर आ रही है। दुनिया भर में कोरोना को कमजोर करने वाली प्लाज्मा थेरेपी पर भारत में भी काम तेज हो गया है। दिल्ली के एक निजी अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीज पर प्लाज्मा थेरेपी ने जबरदस्त असर दिखाया है। 49 साल के इस मरीज को वेंटिलेटर पर आने के बाद प्लाज्मा थेरेपी दी गई। थेरेपी से उसको फायदा हुआ और उसका वेंटिलेटर सपोर्ट हटा लिया गया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस बात पर खुशी जताई है कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जान बचा रही है। सर, दिल्ली के एक निजी अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी सक्सेसफुल हुई है, तो मरीज ठीक हुए, सुधार है, वेंटिलेटर से हटा लिया गया है। खुशी की बात है जी, बहुत अच्छी बात है कि अगर ये सफल होती है तो इससे मुझे लगता है कई लोगों की जान बचेगी। कोरोना संक्रमण से मुक्ति पाने के लिए अब ICMR यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने भी प्लाज्मा थेरेपी से मरीज के इलाज के लिए ट्रायल की अनुमति दे दी है। अब तमाम राज्यों की सरकारें भी केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल के आधार पर इस तकनीक पर काम कर रही है। क्लोरोक्विन के बारे में बताया, ये भी एक किस्म की ट्रीटमेंट है, ये एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट है। जो मरीज कोविड-19 से बाहर निकल चुका है वो हमारे देश में हम पहले करके देखेंगे और उसके बाद में बोलेंगे। आपको बता दें कि केरल प्लाज्मा थेरेपी वाला देश का पहला राज्य। केरल में एक मरीज प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हुआ। गुजरात में भी प्लाज्मा ट्रायल शुरू हो चुका है। दिल्ली में मैक्स अस्पताल में प्लाज्मा का ट्रायल। दिल्ली के मरीज को वेंटिलेटर से हटा लिया गया है। यूपी में भी प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ावा देने के निर्देश हैं। प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना से ठीक हुए मरीजों के निकाले गए प्लाज्मा से ही नए मरीजों का इलाज किया जाता है। उम्मीद है कि प्लाज्मा थेरेपी के जरिए भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई मजबूत होगी। राजस्थान में रैपिड टेस्टिंग किट के नतीजे भले ही बेहतर नहीं आए हों, लेकिन रैपिड टेस्टिंग किट से सिर्फ 5 मिनट में कोरोना संक्रमण का पता चल जाता है। टीवी पर पहली बार हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे होती है कोरोना की रैपिड टेस्टिंग। देश में जिस कोरोना किट की बात हो रही है, एक ऐसा किट जो महज 10 से 15 मिनट में ये बता देगा कि आपके शरीर में कोरोना है या नहीं है।
सब लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त हम एक लैब में आए हैं, जो जीन स्टोक की प्राइवेट कंपनी है, उन्होंने एक लैब में इस किट को मंगवाया है और ये वो किट है जो चाइना, यूएस और अलग अलग जगहों से आए हैं और आईसीएमआर ने इस किट को बाकायदा अप्रूव्ड भी किया है। अब हम एक लाइव टेस्ट करके आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे पता चलता है कि कोरोना है या नहीं है। हमारे साथ डॉक्टरों की टीम है और ये टीम जो है पूरा पैनल एक बार दिखाएंगे। अगर आपके पास प्लाज्मा या सीरम है तो आपको सिर्फ 10 माइक्रोलीटर सैंपल लेना पड़ेगा और अगर आपके पास होल ब्लड है तो आपको 20 माइक्रोलीटर सैंपल लेना पड़ेगा और वही 20 माइक्रोलीटर सैंपल हम दोनों में अलग अलग करके डालेंगे, IgM और IgG के दोनों कैसेट्स में, और तुरंत उसी के बाद हमारे पास एक डाइल्यूशन बफर है, वो उस पर सिर्फ 2 ड्रॉप डालेंगे और हमें उसके बाद 15 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा और इसके बाद हमारे रिजल्ट आएंगे। तो जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ इस प्रकार के होंगे। अगर वो व्यक्ति नेगेटिव है तो रिजल्ट कुछ इस तरह से आएंगे, क्योंकि कैसेट्स में अगर आप हम कैसेट खोल के आपको बताएंगे तो इस तरह के 2 निशान मिलेंगे, CC और TT। ऐसे वाली जगह पे हम सैंपल डालेंगे, जो मैंने आपको बता दिया कि 20 माइक्रोलीटर और 20 माइक्रोलीटर अलग अलग डालेंगे और उसके बाद जैसे ही हम अपना डाइल्यूशन बफर डालेंगे, नेगेटिव व्यक्ति के पास इस तरह का मार्क्स आ जाएंगे, तो हम बता सकते हैं ये व्यक्ति जो है नेगेटिव है, इनिशियल स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन में है। और अगर व्यक्ति में IgG का भी आता है और IgG का भी आता है तो उस हम बोल सकते हैं व्यक्ति जो है लेटरल स्टेजेस में है। बहुत जल्दी समय में ये बताता है कि कैसे टेस्ट हो रहा है और उसका रिजल्ट क्या है। कैमरामैन अशोक के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। कोरोना से भिड़ने में जिन शहरों या राज्यों में लापरवाही बरती गई है उसकी जांच केंद्रीय टीम कर रही है। पुणे में आज केंद्र से आई टीम ने हालात का मुआयना किया। देखिए ये रिपोर्ट। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में अब केंद्र सरकार की सीधी नजर है। मुंबई, पुणे, जयपुर, कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कुछ और इलाकों में कोरोना वायरस लगातार रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। लिहाजा गृह मंत्रालय ने 6 इंटर मिनिस्ट्री टीमों को इन इलाकों में खास नजर रखने के लिए इन इलाकों में भेज दिया है। ऐसी एक टीम आज सुबह महाराष्ट्र में पुणे पहुंची और पुणे के रेड जोन वाले इलाकों का जायजा लिया। महाराष्ट्र के इस पुणे शहर में कोरोना के 700 भी अधिक पेशेंट है, इसलिए से 2 दिन से ये शहर पूरी तरह से सील कर दिया है। पुणे में ये टीम 3 दिनों तक रहेगी और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट लेकर केंद्र सरकार तक पहुंचाएगी। उधर पश्चिम बंगाल गई टीम के लिए प्रदेश की सरकार का रवैया शुरुआती तौर पर ठीक नहीं रहा। देश की कई बड़े शहरों के साथ साथ आज पश्चिम बंगाल में भी केंद्र सरकार के 2 पर्यवेक्षण का टीम आया है। एक उत्तर बंगाल जा रहा है और एक साउथ बंगाल आया है। साउथ बंगाल में जो टीम आया है 4 लोगों का सदस्य है, वो टीम अभी ठहरा हुआ है बालीगंज का इस जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो गेस्ट हाउस है यहाँ पे ठहरा हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना के हालात के जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम को कोलकाता भेजने पर आपत्ति जताई। ममता ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर इसे एक तरफा और अनचाहा बताया। उन्होंने कहा कि इस मामले में पश्चिम बंगाल की सरकार को अंधेरे में रखा गया। देखा जा रहा है जो टीम कोलकाता में घूमने वाला था, सेंट्रल इंटर मिनिस्ट्रियल टीम जो घूमने वाला था, उनका मूवमेंट पे इंटरवीन कोलकाता पुलिस ने किया है और इंटरवीन करके यहाँ पे वो लोग हैं उनके साथ मीटिंग चल रहा है। आखिरकार ये टीम बाहर जाएगी, कब इनका रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचेगा, ये एक बड़ा सवाल हो चुका है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना के बिगड़ते मामलों के बाद हालात का जायजा लेने केंद्रीय टीम पहुंची। क्यों खास है ये दौरा, देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना से बिगड़े हालात का जायजा लेने केंद्रीय टीम पहुंची। इस दल ने यहां अलग अलग इलाकों का दौरा किया और मौके पर मौजूद आला अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। विशेष विमान से इंदौर पहुंची ये टीम अपने साथ जरूरी दवाइयों समेत मेडिकल सामग्री लेकर आई और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से भी मिली। ये टीम इंदौर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों सहित दूसरे मुद्दों पर रिपोर्ट तैयार करेगी और केंद्र सरकार को सौंपेगी। डिजास्टर मैनेजमेंट के भी ऑफिसर्स हैं, कुछ साइंटिस्ट भी हैं, सीनियर ऑफिसर भी हैं इसमें जो हेड कर रहे हैं उसको। इसके लिए सजेस्ट और सपोर्ट करने के लिए है कि देख लें जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं या जो ओवरऑल जो एक तैयारियाँ पूरी चल रही हैं इंदौर में, उसको एक तरह से गाइड करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए आया हुआ है देखने के लिए। इंदौर में पहुंचते ही इस टीम ने सबसे पहले स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक की। जिले में कोरोना के लिए उपचार की व्यवस्था और तैयारियों पर गहन चर्चा की। मौके पर मौजूद कलेक्टर ने केंद्रीय दल की PPE किट और दवाइयों का पूरा विवरण दिया, जिसमें लोगों के घर तक राशन पहुंचाने की भी जानकारी दी। सदस्यों ने जिला प्रशासन की टीम के साथ क्वारंटीन क्षेत्रों का दौरा किया। ये टीम टाट पट्टी, बाखल, रानीपुरा और बम्बई बाजार भी पहुंची। टाट पट्टी बाखल वही इलाका है जहां मेडिकल और पुलिस टीम पर हमला किया गया था। टीम ने पूरे मामले का मुआयना करने के बाद कोरोना के उपचार को लेकर भारत सरकार की गाइडलाइन को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया।
इंदौर में कोरोना के बढ़ते और बिगड़ते हालात के बाद केंद्र सरकार की टीम ने पूरी बारीकी से एक इलाके का जायजा लिया है। ये टीम 3 दिनों के बाद अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। ये रिपोर्ट बेहद खास होगी क्योंकि इसी के आधार पर केंद्र और राज्य सरकार इंदौर में कोरोना की जंग जीतेगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।